हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोलॉजी वाला, जो कि स्पेशली आपके लिए काम कर रहा है नीट 2025 के लिए। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ NCERT बायोलॉजी को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये ध्यान रखना, अभी टाइम है, अभी आप वन शॉट पे ना जाओ। अभी आप ऐसी वीडियोस देखो जिसमें थोड़ा समझाया भी जा रहा हो। यहाँ मैं आपको समझाने के साथ साथ वो लाइंस भी मार्क करूँगा, वो पॉइंट मार्क करूँगा जहाँ से एग्ज़ाम आएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो लिख के देता हूँ, आपको मैं समझा भी दूँगा और वो बता भी दूँगा जो पेपर में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से पेपर में नहीं आया तो आप बाकी कमेंट में आकर के कुछ भी गंद मचा दें, वो आप पे निर्भर है। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को। इससे पहले हम पहले चैप्टर 3 पूरे कर चुके हैं, अभी चौथा चैप्टर शुरू करने हैं। 11th क्लास का हम पूरा कर चुके हैं 4 चैप्टर, 5वां चैप्टर वहाँ चल रहा है। और साथ में आपको चैनल पर क्वेश्चंस की वीडियो, PYQ वगैरह प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे लगातार। आप बस बने रहना चैनल के साथ। और आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये इसमें से सवाल आपका फंसेंगे लगभग, मान लो 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से यहाँ से आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, 3 क्या 4 ही आ जाएंगे, तो 3 तो पक्का आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इस हिसाब से इसको ध्यान से देखना। और यहाँ शुरुआती जो पार्ट है थोड़ा बोरिंग है, तो आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखनी है, समझने वाला पार्ट है काफ़ी ज़्यादा, तो चीज़ें समझनी है ध्यान से। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो ऐसा है, इन्होंने पिछले 2 सालों में ना यहाँ से थ्योरी के सवाल पूछे हैं। गंदे सवाल थे, बहुत ज़्यादा बेकार टाइप के, जिनका कोई लेवल भी नहीं होता। ऐसे सवाल इन्होंने पूछे हैं थ्योरी वाले, तो पर पूछे हैं तो क्या कर सकते हैं। थ्योरी आपको ध्यान से देखनी चाहिए, ये वहीं से सवाल बनाएंगे जानबूझ के। देखो लिखा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव टू बर्थ टू ओनली अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल्स। और व्हाई ए मैंगो सीड फॉर्म ओनली ए मैंगो प्लांट। क्योंकि मैंगो के सीड में मैंगो प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए मैंगो का प्लांट बनता है। Given that they do are the offspring identical to their parents, or do they show differences in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or some even so different? तो siblings आपको पता है, जब वो identical twins होते हैं, monozygotic twins होते हैं, तब वो एक जैसे दिखाई देते हैं, और जब वो dizygotic होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। These and several related questions are deal with the scientifically in a branch of biology known as genetics, and this subject deal with the inheritance as well as the variation of characters from parents to offspring. Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका एक बहुत अच्छा सवाल छुपा हुआ है। आपने पहले हेरिडिटी पढ़ा होगा, मतलब आपको पता है हेरिडिटी क्या होती है। यहाँ इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है, और आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। देखो समझने की बात है ये कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी होता है कैरेक्टर्स का माता पिता से बच्चों में जाना। कैरेक्टर्स का माता पिता से बच्चों में जाना हेरिडिटी है। लेकिन जिस प्रोसेस से वो जाते हैं उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। समझ आया? तो ध्यान रखना, द प्रोसेस इज इनहेरिटेंस, एंड जो जाते हैं, जाना कैरेक्टर का जाना, वो है हेरिडिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो ध्यान से लिखा है कि वेरिएशन, सॉरी यहाँ लिखा है इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, ये नीट में आएगा, यहाँ सवाल आएगा। बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, किसके थ्रू? इनहेरिटेंस के थ्रू। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यहाँ सवाल पूछा कोई आपसे, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का आधार क्या है, तो आप क्या बताओगे? हेरिडिटी का आधार है आपका ये, क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वेरिएशन वो डिग्री है जिससे कि पेरेंट्स से अपने बच्चे जो है वो माता पिता से थोड़ा बहुत डिफर करते हैं, भिन्न होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको लिखा है कि ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एट 8000 2000 BC दैट वन ऑफ द कोज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट। यानी इन्होंने क्या किया कि इन्हें पता था कि रिप्रोडक्शन में ही कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है कि वेरिएशंस कैसे आते हैं।
तो जो नेचुरल वेरिएशंस होते हैं, मतलब जो नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको उन्होंने लिया और दूसरी स्पीसीज के साथ क्रॉस कराया, और उसके बाद वो उन्होंने जो प्लांट उगे उनमें से जो डिजायर्ड कैरेक्टर थे फिर उनको छांट लिया। तो इस तरह से उन्होंने नई स्पीसीज बनाने की कोशिश की। तो लिखा है कि दैट वर प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, सो सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पॉसेस डिजायरेबल कैरेक्टर्स। For example, through artificial selection and domestication from ancestral wild cows, we have well-known Indian breed that is साहिवाल काउज। तो यहाँ से आपको सवाल आएगा, साहिवाल काऊ कहाँ मिलती, कहाँ की ब्रीड है? पंजाब की। ठीक है, बहुत पक्का सवाल है और आप ढूंढोगे कि किताब में मिल नहीं रहा है तो ये मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से पूछा जाएगा गारंटी से। ठीक है, We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis for this। उन्हें साइंटिफिक नहीं पता था। उसके बाद आते हैं मेंडल के बारे में। तो यहाँ पर मेंडल की कहानी थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। देखो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ क्योंकि थ्योरी से सवाल आए हैं, बोर ना होना, मार्क कर लो बस, जो आएगा मैं मार्क करता हुआ चलूँगा, समझाने का जहाँ होगा वहाँ समझाऊँगा भाई, पक्की बात है। देखो, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century दैट हैडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये ऑस्ट्रिया के थे, वहाँ की किसी चर्च में काम करते थे और फादर वादर थे वहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने जो है इनके पेपर पब्लिश हुए, इनका पेपर ब्रून सोसाइटी में वहाँ पब्लिश हुआ था। तो ये सब सवाल पहले आया करते थे, अब तो आते नहीं। और लिखा है कि कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये ध्यान रखना कि मेंडल ने क्या किया था, ये क्वेश्चन बनेगा। मेंडल ने एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किए थे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे। फिर नीट में किस पे किए थे? गार्डन पी पे। तो नीट पूछेगा इसको, गार्डन पी इज पाइजन सेटाइवम। और अगर ये मीठी मटर होती तो फिर ये लथायरस ओडोरेटस होती। मीठी मटर होती तो लथायरस ओडोरेटस होती। ये क्या है? गार्डन पी, दैट इज पाइजम सेटाइवम, ये ध्यान रखना। और इन्होंने 7 साल ही काम किया और ये सवाल नीट में आ चुका है 1856 से 1863, ये पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, लास्ट 2 साल पहले शायद। और ये ध्यान रखना, 7 ही कैरेक्टर इन्होंने चुने, 7 ही साल इन्होंने काम किया, ये आपको याद करना होगा। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने लॉ प्रपोज करे थे, दिए नहीं थे, यही ध्यान रखना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी मेंडल ने अपना जो गणित था वो उसमें घुसाया था, एंड दैट मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। फिर इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। जो भी आप देखते हो, जो भी आपका रेशो आता है, जो भी 3:1 आपका 2:1, 1:1, 9:3:1, जो भी रेशो आप देख रहे हो ना बाबू, वे सभी रेशो तभी आते हैं जब आप क्रॉस जब कराओगे। मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो बहुत बड़े सैंपल साइज पे करते थे। ऐसा नहीं है कि 2 पौधों का क्रॉस कराया, ऐसा नहीं है कि 2 पौधों का क्रॉस कराया और उनसे आपको 3:1 रेशो मिलेगा, ये नहीं हो सकता। वो रेशो जो खेत में उनके आ रहा था, वो रेशो आ रहा था बड़े सैंपल साइज से, यानी 500 प्लांट का क्रॉस मेंडल ने कराया, फिर उन्हें ऐसे 500 पौधे मिले, उन 500 में से इतने ऐसे थे, यानी 400 ऐसे थे, 100 ऐसे थे, ऐसे आया। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना। विच गेव ग्रेटर क्रेडिट, मैं आराम से बता रहा हूँ ये चैप्टर थोड़ा, क्योंकि इसमें टिपिकल चीज़ें हैं। which gave greater credibility to the data that he collected and also the confirmation of his inference from experiments to successive generation of his test plants, proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. Mendel investigated characters in the garden pea, किस पे काम कर रहे थे? फिर से garden pea पे, that were manifested as 2 opposing traits. तो मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर चुने, whether they are height, they are of height, they are of color, they are of size of seed, डिपेंड करता है। जो भी कैरेक्टर उन्होंने चुना वे सभी 2 ऑपोजिट ट्रेट्स में थे। अब यहाँ समझ लो बात, अगर मान लो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है, ध्यान सुनना, कैरेक्टर है आपका हाइट, और इसके अगर लॉन्ग और शॉर्ट यानी ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ है, अगर टॉल और ड्वार्फ है अगर, तो दीज 2 आर ट्रेट्स, ये हैं ट्रेट्स।
ट्रेट्स वो है जो कैरेक्टर शो करता है, कैरेक्टर जिसे शो कर रहा है वो क्या है, ट्रेट्स होता है। इसी तरह से अगर मैं कहूँगा कि इस कैरेक्टर की कोई जीन होगी तो आपको जैसे अगले चैप्टर में जीन के बारे में अच्छे समझाऊंगा, जीन क्या है, कैसे काम करती है। अभी के लिए आप समझ लो कि जीन एक डीएनए का सेगमेंट है, जीन एक डीएनए का टुकड़ा है जो किसी प्रोटीन की अमीनो एसिड के ऑर्डर्स को कोड करता है और वो प्रोटीन इससे बनती है, जीन से। अभी आगे समझाऊंगा भी मैं आपको डोमिनेंस वाले कॉन्सेप्ट में, जीन से वो प्रोटीन बनती है। तो अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं, ऐसे अगर जीन है, इस कैरेक्टर की जीन है तो उस जीन के जो वेरिएंट्स होंगे दे आर एलील्स। व्हाट दे आर? एलील्स। ऐसे ही जीन के क्या हैं, एलील्स होते हैं। ठीक है, कि कैरेक्टर्स के दो ट्रेट हैं एंड जीन हैव एलील्स, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। जीन हैव मेनी एल्स इन द पॉपुलेशन। सिंगल पॉपुलेशन में आप जाओगे तो वहाँ आपको किसी भी जीन के, किसी भी कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेट मिल सकते हैं। ऐसे ही एक जीन के बहुत सारे वेरिएंट्स मिल सकते हैं, दे आर ऑफ एलील्स। वे क्या होते हैं? एलील्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। समझ गए? तो समझ ही गए होंगे होपफुली। बाकी आगे थोड़ा आएगा और अच्छे से बताएंगे। देखो लिखा है कि टॉल और ड्वार्फ, येलो ग्रीन, दिस अलाउड हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क और रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस विच वाज एक्सपेक्ट। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने पहले थोड़ा पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ना तो मैं फिर बहुत सारा बेसिक हो जाएगा। लिखा है कि विच वॉज एक्सप्लेन्ड ऑन बाई लेटर साइंटिस्ट टू अकाउंट। लेटर साइंटिस्ट बाद में लोगों ने, कार्ल कोरेंस, शेरमैक, ह्यूगो डे व्रीज, उन्होंने फिर बाद में नियम जो रूल हैं वो दिए, और मेंडल ने नहीं दिए थे, ये ध्यान रखना। नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन दैम। मेंडल कंडक्टिंग सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया एंड यूजिंग द सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। अब यहाँ सुनो, यहाँ पर देखो ट्रू ब्रीडिंग, ये एक वर्ड मार्क करो, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, ये समझो। देखो यार ऐसा है, आप जो पढ़ते हो आप करते हो कि आप लिखते हो ऐसे कि कैपिटल टी क्रॉसेस विद स्मॉल टी एंड यहाँ गैमेट फॉर्मेशन होगा कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी गैमेट बनेगा एंड दे विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। दिस वन, ये फ्यूज करके क्या बना रहे हैं? जाइगोट बना रहे हैं। अब आप ध्यान से एक चीज़ देखो, ये पेयर में लिया है। आज की तारीख में तो आपको पता ही है कि पेयर में क्यों लेते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है आपको पता है पेयर में होते हैं। और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोज दे आर इन पेयर, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर इस लोकेशन पर मैं ये कहूँ, अगर मान लो मैं कहूँ कि भाई इस लोकेशन पर यहाँ पर कोई जीन है तो इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी उसी पोजीशन पर वही जीन होगा, उसी कैरेक्टर का यहाँ पर। ठीक है, कोई लोकेशन दे दी, ये लोकस है, उस लोकस पर वो जीन होता है। अब ये हमें पता लग गया आज की तारीख में कि पेयर में होते हैं। मेंडल को नहीं पता था, उसने तो बहुत मतलब दिमाग लगा के बताया था कि पेयर में होते हैं, वो मैं समझाऊंगा कैसे है। तो बात समझने की ये है बाबू कि ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर अगर उस जीन का वही एलील यहाँ है और वही एलील यहाँ है, अगर वही एलील यहाँ है और वही एलील यहाँ है, तो आपके समझने के लिए ये प्योर लाइन है, प्योर लाइन, ये इसे कहते हैं प्योर लाइन। एंड दिस वन इज हाइब्रिड। क्या है ये? हाइब्रिड। ठीक है, और जाइगोट की टर्म में ये हेट्रोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, और ये है आपकी होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, जो होमोजाइगस कंडीशन होती है वही आपकी प्योर लाइन या ट्रू लाइन होती है। अब ये मेंडल ने सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स बनाए, सबसे पहले मेंडल ने ट्रू लाइन्स, ट्रू ब्रीडिंग बनाई। वो कैसे बनाई मेंडल ने? अगर उसके पास एक प्लांट था, मान लो ये मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, तो इस टॉल प्लांट को मेंडल ने सेल्फिंग कराई। क्या कराई? सेल्फिंग कराई। और सेल्फिंग कराने पर मैं आपको बता दूं, अगर हम बार बार सेल्फिंग कराते हैं तो ट्रेट जो है वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। दैट मीन्स क्रॉस कराने से अगर इसके अंदर रिसेसिव एलील होगा या दूसरा एलील होगा तो वो निकल के बाहर आएगा। आप देखते भी होंगे जब आप इसका सेल्फिंग कराएंगे, अगर हम इसकी सेल्फ, तो हमें ये मिलता है, आपको पता भी होगी ये बात, ये
तो हमें ये मिलता है। तो ये अगर हम इसको कहें कि ये एलिमिनेट हो जाए, रिसेसिव एलील एलिमिनेट हो रहा है, निकल के बाहर आ रहा है, तो अगर आप इसकी फर्दर सेल्फिंग कराते रहेंगे बार बार, तो अप्रॉक्सीमेट मैं बता दूं 8 जनरेशन तक, 8 जनरेशन के बाद लगभग ये हाइब्रिड आने बंद हो जाएंगे और प्योर लाइन आनी शुरू हो जाएंगी। तो मेंडल ने पहले ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को चुना। अब चुना नहीं था, बनाया था। चुना नहीं था, बनाया था, ध्यान रखना। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है ये समझो। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ये समझो, ट्री ब्रीडिंग क्या है? जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कर करके आपने जो बनाए हैं, दे आर ट्रू ब्रीडिंग। दे आर होमोजाइगस, दे हैव सेम एलील ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन द सेम लोकस। ये ध्यान रखना है आपको। एंड शो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस। मेंडल सेलेक्टेड, ये नीट में आया था, ये नीट में आ चुका है लाइन। अब आप समझो, मान लो आप समझ के बैठ जाओ, इस चैप्टर को थ्योरी ना पढ़ो, तो आप तो गए, पहले जाओगे आप। अगर आप ये लाइंस नहीं पढ़ोगे किताब की तो पहले जाओगे। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इन्होंने, ये अजीब कुत्ते हैं यार, ये कुछ भी पूछते हैं। इन्हें कोई शर्म नहीं है क्या पूछना है, क्या स्टैंडर्ड रखना है, नहीं, ये कुछ भी पूछेंगे। ये पूछ बैठे। ये लाइन लिख दी इन्होंने, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। अब बच्चों ने क्या कर रखा था याद? 7 कैरेक्टर 7, तो बच्चों ने लगा दिया 7। तो ये ध्यान रखना, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इन्होंने वेराइटी चुनी, जिसमें कि एक तो डोमिनेंट वाली थी 7 और 7 थी रिसेसिव वाली। समझ गए? देखो, as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seed, yellow or green seed. यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ मैं बताता हुआ चलूँ मेरे बच्चों, ये बेटा भूलने नहीं है, इनका भूलने का कोई गुंजाइश नहीं। वो क्या नहीं भूलना? वो ये नहीं भूलना कि फ्लावर कलर वायलेट डोमिनेंट है। फ्लावर पोजीशन तो भूल ही नहीं जानी है, फ्लावर पोजीशन तो भूलनी ही नहीं है, फ्लावर पोजीशन कतई नहीं भूलनी। बच्चों को लगता है पेपर में फिर कि टर्मिनल डोमिनेंट होता है, याद ही नहीं रहता, पता नहीं क्यों, क्या पढ़ते हैं। टर्मिनल जबकि रिसेसिव है और एक्सियल जबकि डोमिनेंट है। गॉट इट? ध्यान रखना। पोड शेप इन्फ्लाटेड, पोड कलर ग्रीन, सीड शेप राउंड, सीड कलर येलो डोमिनेंट है, बाकी सीड का कलर ग्रीन रिसेसिव होता है। सबको पता होंगी ये चीज़ें, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला बस। फ्लावर कलर मुझे लगता है ये फ्लावर पोजीशन, बाकी के आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, ये कैरेक्टर 1, 4, 5, 7 क्रोमोसोम पर होते हैं आज की तारीख में। तो ये आप वैसे ही बता दें मैंने, पर नीट में नहीं आएगा आपके पास। तो मटर के जो ये क्रोमोसोम नंबर है, इस पर ये पाया जाता है। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट है आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आप इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन आप समझ लो पहले, और समझने के बाद ये थ्योरी है, इसको मैं जल्दी पढ़ूंगा। इसमें जहाँ सवाल लगेगा उसको मार्क करते हुए चलेंगे, ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना बात? तो सीधा समझ लो। यहाँ पर पहले अभी बताया था, फिर बता रहा हूँ। मेंडल ने एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट चुना, उस ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट की क्रॉस एक ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट से कराई। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और इसमें इम्पोर्टेंस वही है कि भाई आप मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई हमने जो है ये चुना, और मान लो इसको मेल कहते हैं मान लिया, और इसको फीमेल मान लिया। तो जिसको फीमेल मानना उसका मेंडल ने पहले इमैस्कुलेशन कर लिया, क्योंकि जो मटर का प्लांट है वो बाइसेक्सुअल था, तो इसका एंथर काट दिया, और एंथर काटना इमैस्कुलेशन होता है। ये भी सवाल है, आपको पता है, आर्टिफिशियल हैबिटेशन में पढ़ाया था, 2nd चैप्टर था तो, है ना, 1st वाला सॉरी, आज की तारीख में। तो भाई इसका जो मेल था, अब यहाँ जो सुनना आपको तमीज़ से वो ये है कि इसके गैमेट बनेंगे। अब गैमेट फॉर्मेशन जब होता है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं इसके ये बन गया। तो ये क्या है पता क्या है? जब आपको पता है कि ये डिप्लॉयड कंडीशन है 2n, ये डिप्लॉयड कंडीशन है, और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो दे विल रिसीव a single allele, a single chromosome set from here,
अगर इसमें 7 पेयर क्रोमोसोम है तो यहाँ कितने आएंगे, 7 आएंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए पेयर में से एक लेते हैं, क्योंकि मियोसिस हो रही है, मियोसिस से गैमेट फॉर्मेशन होता है, और जब गैमेट बनते हैं तो हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, तो पेयर में से हैप्लॉइड आएगा एक, मतलब पेयर में से एक आगे आएगा, समझ रहे हो। अब ये नहीं कहना कि एक गैमेट ऐसे 2 बना लो आप, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लो 2 बना लो, 4 बना लो, बल्कि 4 बन जाएंगे मियोसिस से। तो चाहे 4 बने इधर चाहे ये बने, तो पूरा 100% चांस यही है कि जितने भी गैमेट बनेंगे उनमें जो एलील होगा वो कैपिटल टी होगा। 100% चांस है इधर जो बनेगा वो स्मॉल टी होगा। एंड दे विल फ्यूज और फर्टिलाइज टू फॉर्म दिस वन, ये फर्टिलाइजर कंडीशन बना दी। फिर ये सीड, इसके प्लांट को, सीड को बोया गया, इसको बोने के बाद प्लांट उगा, उस पर फिर सीड आए, तो जो सीड आए, सॉरी जो प्लांट उगा वो टोल हुआ, जो नया प्लांट उगा वो कैसा उगा, टॉल प्लांट उग गया। मतलब अभी जो नया प्लांट है वो कैसा है, टॉल है। तो यहाँ मेंडल ने कहा, अगर आप मेंडल के हिसाब से देख रहे हो तो मेंडल के नज़र से, मेंडल ने कहा कि भाई जब रिप्रोडक्शन हुआ था तो इसने भी इसको कुछ दिया होगा, क्योंकि इसका एग था और इसका वो था मेल गैमेट, तो इसने भी कुछ दिया है, इसने भी कुछ दिया, पर यहाँ तो इसका ही दिख रहा है, इसका ही दिख रहा है टॉल वाले का, इसका कहाँ गया, इसका कहाँ गया। तो मेंडल ने फिर कहा चलो कुछ और देखता हूँ करके, फिर मेंडल ने कैपिटल टी को बना लिया फीमेल और स्मॉल टी वाले को बना लिया मेल, यानी जो ड्वार्फ था उसको मेल बना लिया, जो टॉल था उसे बना लिया। इस क्रॉस को कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या कहते हैं, मेंडल क्रॉसेस रेसिप्रोकली, मेंडल ने सारे क्रॉस रेसिप्रोकल किए, समझ रहे हो, सारों को ऐसे ही किया, किसी को मेल बना फीमेल बना, ऐसे ऐसे किया। उसके बाद भी रिजल्ट सेम आया, इसमें टॉल का ही कैरेक्टर आया, समझिए। फिर मेंडल ने कहा कि यहाँ से जो आया होगा वो इसके अंदर ही होगा, कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा इसके अंदर, और वो दिखाई नहीं दे रहा है, चलो उसे देखते हैं। फिर मेंडल ने इसकी सेल्फिंग कराई। अब इसकी सेल्फिंग होगी, सेल्फिंग होने का मतलब ये होता है उसके साथ उसी के ही पोलन ग्रेन या उसी पर डाल दो, या उसी के जैसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्लांट लो उससे क्रॉस कराओ। अब उसी के पोलन ग्रेन उसी पर डाल दो, ये ज़्यादा बेहतर होगा, सेल्फिंग होगी। इस सेल्फिंग से क्या होगा, सेल्फिंग से देखो ऐसे होगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ इसके अगर मियोसिस होती है, इसकी अगर गैमेट बनते हैं, तो व्हाट विल बी द चांस ऑफ गैमेट्स दैट दे हैव आइदर कैपिटल टी एलील और स्मॉल टी एलील, इट्स 50%। 50% चांस ये है बच्चों कि भाई या तो वो कैपिटल टी रखेगा गैमेट, या उसमें स्मॉल टी आया होगा, क्योंकि हैप्लॉइड होना है, इधर भी या कैपिटल टी आया होगा या इधर स्मॉल टी आया होगा। फिर यहाँ चांस है, चांस क्या है, अगर हम चांस देखें, अगर हमें सारी प्रोबेबिलिटी देखनी है तो हमें ये पुनेट स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है, पुनेट स्क्वायर। सारी प्रोबेबिलिटी को देखने के लिए ये बना लिया, इस पे यहाँ मेल है, इधर लिखो फीमेल, फीमेल कैपिटल टी, हाँ कैपिटल पहले वाले में क्या लिया था फीमेल, इस यहाँ पे, चलो ये तो दोनों एक ही हैं, तो यहाँ क्या ये और ये मेल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इनका या तो ये इससे जुड़ेगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो ये बनेगा, या फिर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ इससे तो ये बनेगा, या फिर इसका इससे फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये बनेगा, या फिर स्मॉल टी बनेगा। तो ये दीज ऑल आर चांस, ये चांस हैं। चांस क्या, 1/4 चांस ये है कि कैपिटल टी हो, 2/4 चांस ये है कैपिटल टी स्मॉल टी हो, और 1/4 चांस ये है कि स्मॉल टी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो जीनोटाइपिक रेशो है वो 1:2:1 है। अगर आप देखोगे तो ये 3 पहले वाले टॉल हैं, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो ये होगा 3:1। फिनोटाइपिक रेशो जो है वो 3:1 है, और जीनोटाइपिक जो है वो 2:1 है। समझ आई मेरी बात को। अब देखो फिर मेंडल को, अच्छा ये जो क्रॉस हुआ है मैं तुम्हें बता दूं, ये क्रॉस जो हुआ है ये पहले पीछे मेंडल ने पहले किताब में लिखा है कि मेंडल यूजेस अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। मेंडल ने लार्ज सैम्पलिंग साइज को चुना, मेंडल ने 2 क्रॉस नहीं कराए,
मेंडल ने ऐसे नहीं कराया दो को पकड़ के क्रॉस, नहीं, बड़े बहुत सारे पौधों में कराया। फिर मेंडल के खेत में बहुत सारे पौधे उगे, उनमें से फिर लगभग जैसे 1000 पौधे उगे तो उसमें से मान लो 700 या 680 इतने पौधे जो है वो टॉल हुए और बाकी के 320 ड्वार्फ हुए। लगभग 3:1 का रेशो प्राप्त हुआ जब उन्होंने मेटिंग कराई। रैंडम मेटिंग थी और किसी पे ऐसे डाले मेंडल ने और क्रॉस कराया। बहुत कुछ काम किया था, वो तो बहुत कहानी है लंबी। तो खैर हमें ये मिला, तो अब मेंडल को मिल जाते हैं ड्वार्फ। 2 टॉल का क्रॉस कराने पर मेंडल को ड्वार्फ मिल गए। जब ड्वार्फ मिल गए तो मेंडल ने कहा कि इसका मतलब ड्वार्फनेस को कोई फैक्टर कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। इसका मतलब ड्वार्फनेस को कोई फैक्टर कंट्रोल करता है। वो फैक्टर जो ड्वार्फनेस को कंट्रोल करता है वो फैक्टर इसके अंदर ही छुपा हुआ था, टॉल के अंदर ही, और वो अब बाहर निकल के आया है। इसका मतलब यहाँ 2 फैक्टर्स थे, टॉलनेस का और ड्वार्फनेस का। इसका मतलब वो दोनों प्योर थे। इसका मतलब दोनों मिक्स नहीं हुए। इसका मतलब दोनों में ब्लेंडिंग नहीं हुई, मिक्सचर नहीं बना। इसका मतलब दे आर डिस्क्रीट यूनिट्स। इसका मतलब वो कुछ अलग अलग चीज़ हैं जो कि पेयर में रहते हैं। जब पेयर से अलग होते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते गैमेट्स में, और जब पेयर बन जाता है दोबारा जाइगोट में तो वे फिर दोबारा कैरेक्टर को शो करते हैं, और उनमें से जो डोमिनेंट है वो शो होता है और जो रिसेसिव है वो शो नहीं होता। और जब रिसेसिव वाले एक साथ आते हैं पेयर में फिर वो अपना कैरेक्टर शो करते हैं, जो भी वो करते हैं। दैट मीन्स द फैक्टर ऑफ द ड्वार्फनेस विल सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम हियर एंड दे आर इन प्योर फॉर्म। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है इस यहाँ से यहाँ नीचे वाले में, इतने हिस्से में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। और यहाँ जो हमें पहली जनरेशन यानी F1 जनरेशन में जो देखने को मिलेगा वो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहा है। यानी जब हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स वाले प्लांट में क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में जो कुछ दिखाई देता है, जो दिखाई देगा वो डोमिनेंट है, और जो नहीं दिखता वो रिसेसिव होता है। ध्यान रखना, आप पहले ही नहीं कह सकते कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव। ऐसे ही क्रॉस इसी तरह से मेंडल ने अपने द्वारा चुने गए 7 लक्षणों के पौधों में रेसिप्रोकली कराने के बाद, समझ आई, अपनी बात लिखी, ठीक है, प्रपोज किए लॉ, जो भी लॉ मेंडल के हैं वो, समझ आई। तो इसके ऊपर थ्योरी को आप पढ़ोगे किताब में तो उसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि बीच में से कुछ आएगा जरूर। देखो ये क्या है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच। फटाफट से पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि काम की चीज़ें बता दी गई हैं। इसमें जो मार्क करना है क्या आ सकता है। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो देखो ध्यान रखना, जब इन्होंने एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया प्लांट का, जैसे मान लो एक प्लांट लिया टॉल और ड्वार्फ, इनका क्रॉस करा रहे हैं, तो भाई ध्यान रखोगे बाकी सभी कैरेक्टर इसमें और इसमें सेम है। जैसे यहाँ पर्पल फ्लावर है, यहाँ भी पर्पल फ्लावर है, यहाँ टर्मिनल है, यहाँ भी टर्मिनल है, बस इतना अंतर रखा गया कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। ठीक है, ध्यान से। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation. This generation is also called the filial one progeny or the F1. Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents. None were dwarf. कोई भी छोटा नहीं था. He made similar observations for the other pairs of traits. He found that the F1 always resemble either one of the parent. भाई या तो वो छोटा, जो भी कलेक्ट दोनों में से कोई एक आया, ठीक है, वो जो आया वो डोमिनेंट था, एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन इन दैम, जो दूसरा था वो दिखाई नहीं दिया। मेंडल दैम सेल्फ पॉलिनेटेड, फिर सेल्फ पॉलिनेशन किया, एंड द टॉल F1 प्लांट एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द फीलियल 2 F2 में उसने देखा कि कुछ ऑफस्प्रिंग जो है वो डॉर्फ आ जाती हैं, और यही मेंडल जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भौचक्के हो जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो गया भैया। लिखा है द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन, जो उसमें नहीं दिखाई दिया था वो अब दिख रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर डॉर्फ वाज 1/4
1/4 छोटे पौधे हुए, लगभग 1/4 हुए। बाद में ये मैथमेटिकल चीज़ें बाद में आई, पहले लिखा गया, देखा गया खेत में। द हैव टू प्लांट वाइल 3/4, 3/4 जो थे वो टॉल थे, एंड द टॉल एंड द ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो, ये इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, ये भाई ये दे डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की ब्लेंडिंग शो नहीं करी। समझ आ गया? मिक्सिंग नहीं शो करी। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और ड्वार्फ, नन वर इन बिटवीन। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेड्स, बाकी सभी के साथ भी ऐसा ही हुआ, और सभी के साथ क्रॉस कराने के बाद मेंडल को 3:1 का हमेशा रेशो मिला। द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, फिर से लिखा है कंट्रास्टिंग ट्रेट ने ना तो F1 में और ना ही F2 में कोई मिक्सिंग नहीं दिखाई, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, ये ध्यान रखना। ठीक है, और फिर जो है या तो वो टॉल था या ड्वार्फ था या फिर येलो था या ग्रीन था, इनके बीच का कलर नहीं आया। ठीक है बाबू, नेक्स्ट। ये फिर फोटो है किताब का, ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये, इसमें एक आधी बातें हैं, देखो। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन अनचेंज्ड, जो अनचेंज्ड बिना बदले नीचे जा रहा है पेरेंट्स से जनरेशन में, थ्रू द गैमेट्स के थ्रू ओवर द सक्सेसिव जनरेशन, ही कॉल्ड दैट फैक्टर्स। उन्हें क्या कहते हैं? फैक्टर। आज की तारीख में वो फैक्टर क्या है? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं, जीन डीएनए के सेगमेंट होते हैं जो प्रोटीनों को कोड करते हैं। आपको तो पता ही है अब, है ना बाबू? देखो, जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। जीन में क्या इंफॉर्मेशन होती है? जीन में किसी लक्षण को दिखाने के लिए, किसी लक्षण को शो करने के लिए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन ये है कि उसकी प्रोटीन कैसी बनेगी, उसमें कौन से अमीनो एसिड होंगे, उसमें क्या होगा, ये है इन्फॉर्मेशन। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील्स। तो भैया जीन मैंने बता दिया शुरू में ही, वो जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट को शो करता है वो जीन एलील है, मतलब वो टाइप्स एलील है, यानी जो जीन है उसकी वेरिएंट फॉर्म बहुत सारी होती है, वो एलील कहलाती हैं, ये ध्यान रखना। एंड दैट इज़ दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर सेम जीन। तो एक ही जीन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, एलील होते हैं। एक पॉपुलेशन में दुनिया भर के होते हैं एलील, हो सकते हैं, हो सकता है किसी कैरेक्टर के लिए किसी जीन का 5 एलील हों, किसी के 10 एलील हों। जैसे ड्रोसोफिला की आई कलर के 15 जीन होते हैं, 15 एलील होते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप के 3 एलील होते हैं। जैसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के भी कई सारे एलील्स होते हैं, S1, S2, S3, S5 इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, लिखा है, इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन देन द कैपिटल लेटर यूज फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज द स्मॉल अल्फ़ाबेट। यार ये सब बातें हैं, मतलब ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करना। ये कह रहे कि भाई अगर वो बड़ा जो होगा उसे कैपिटल टी से शो करते हैं, फिर अगर हमें F2 में जाओगे तो वहाँ आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। मेंडल ने प्रपोज किया कि ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ पी वेराइटी द एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल, यानी होमोजाइगस कंडीशन कब होती है? जब कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि दोनों पर एलील एक जैसा हो, यानी कि ये। और अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो जाए तो उसे हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, जहाँ पर आप कैपिटल टी स्मॉल टी देख रहे हैं। ठीक है बाबू। फिर नीचे थोड़ी और कहानियाँ लिखा है, एज मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 हेट्रोजाइगोट। F1 में जो मिला उसे वो कैपिटल टी था, स्मॉल टी था। दैट टू बी एग्जैक्टली लाइक द टी, यानी कि वो जो लंबाई थी उसकी उतनी हुई। या तो एक डोमिनेंट एलील हो या दोनों डोमिनेंट एलील हो तो फंक्शन उतना ही होगा, मतलब फंक्शन पूरा होगा। ये वाली बात मेंडल ने कही। ही प्रपोज दैट इन ए पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन डोमिनेट द अदर। तो एक क्या करता है? दूसरे को डोमिनेट करता है। डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, नहीं। डोमिनेट का मतलब होता है कि वो अपना काम कर रहा है, फंक्शनल एलील है और एक नहीं। आगे समझाऊंगा मैं आपको, मतलब एक फंक्शन करता है एक फंक्शन नहीं करता है, यानी जीन रिसेसिव है, रिसेसिव मतलब नॉन फंक्शनल, वो आप समझोगे आगे। In this case, capital T for tallness is dominant over the small t, that is recessive. He observed identical behavior for all the other characters, traits, pairs that he studied. It is convicted and logical to use the capital. मतलब ये कह रहे हैं कि भाई स्मॉल टी के लिए ऐसा ना जुल्म कर देना कि कहीं आप उसे डी लिख दो, स्मॉल डी लिख दो, इतना जुल्म नहीं करना होता।
आपको ध्यान रखना उतना ही लिखना, और ऐसा कभी ना लिख देना स्मॉल टी पहले और कैपिटल टी बाद में, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लिख तो दो, कोई चक्कर नहीं है, पर ये गंदा लगता है। जो ऐसे बोल रहे कि ऐसे ना लिखना, स्मॉल डी ना लिखना, तमीज़ से लिखना कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ ये सब बातें हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है जो कि हाइट को कंट्रोल करती है, और मोनोहाइब्रिड है कंडीशन। और जब हम मतलब एक ही कैरेक्टर हैं, एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं और दोनों के जो है अलग अलग एलील हैं, तो ये कंडीशन जब आप ऐसे क्रॉस कराते हो तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर जब कोई क्रॉस कराया जाता है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। व्हेन वी कंसीडर ओनली सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर बिटवीन द टू प्लांट्स एंड क्रॉस, सो वी कंसीडर दैट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पर एक वही सब बातें हैं, इनमें से कुछ नीट में आने लायक नहीं है, पर आप यहाँ पर समझ लेंगे जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ लिखा है कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग, तो आपको पता लग गया, पीछे पढ़ाया था कि भाई मिक्सिंग नहीं होती, ब्लेंडिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता ऐसा F2 जनरेशन में। और दिखाई दे रहे हैं दोनों, डॉर्फ अलग दिख रहे हैं, टॉल अलग दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है। क्या वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टॉल एंड द डॉर्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स, जब वो गैमेट बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये मैंने समझा दिया आपको सारा। तो जब गैमेट बनते हैं द एलील ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट, एलील सेपरेट होते हैं, मतलब जो फैक्टर्स हैं जो पेयर में होते होंगे फिर वो सेपरेट होते होंगे, ये सेपरेशन सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, एक ही बात है सेपरेट सेग्रीगेट होना from each other, and only one allele is transmitted to gamete, only एक ही allele gamete में ट्रांसमिट होता है। The segregation of alleles is random process, तो random मतलब ये कि किसी एलील में कैपिटल टी जाएगा, 50% चांस है अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी के जाने के, 50% चांस है स्मॉल टी के जाने के। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर आपका ये है कैपिटल टी तो उसमें 100% चांस है कि कैपिटल टी जाएगा, एंड अगर स्मॉल टी है तो उसमें 100% चांस है कि स्मॉल टी जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा पोलन के थ्रू, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जिसमें अगर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ आएंगे तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड बन जाएगा, ऐसा होगा, आपको पता ही है तो बात है ना। फिर लिखा है सिंस दीज हाइब्रिड कंटेन एलील विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स द प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस, तो जब आपके पास ऐसे एलील्स हैं तो प्लांट कैसा हो गया, हेटेरोजाइगस। तो ये देखो यहाँ क्या लिखा है, प्लांट्स हेटेरोजाइगस, ये तो ये ध्यान रखना है कि हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन प्लांट के लिए यूज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखना। एंड द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट्स, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड द पुनेट स्क्वायर। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, नीट में भी आ सकता है। पुनेट स्क्वायर की डेफिनेशन है, पुनेट स्क्वायर किसने ढूंढा था, उनका पूरा नाम बताओ। रेजिनाल्ड सी पुनेट ने इसे बताया था। ये है क्या एक्चुअल में, भाई देखो फालतू सवाल है पर आता है कूड़ा भी। लिखा है इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। एक क्रॉस में फिनोटाइप नहीं लिखा, ये ध्यान रखना है ना, फिनोटाइप लिखा हुआ आ जाएगा, मर जाओगे आप। ये क्रॉस में जीनोटाइप की जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको बताता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि डब्बा आप बनाते हो। ठीक है, ध्यान रखना। फिर लिखा है द पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन द टू साइड, जैसे मैंने लिखे थे, इसमें से कुछ पढ़ने लायक है नहीं, ये आप कहना एक तरफ फीमेल बनाते हैं एक तरफ मेल लिखते हैं, और फिर F1 एक तरफ लिखते हैं, इसमें फिर इसे लिख रहे हैं कि 50% है ऐसे बनेंगे, 50% ऐसे बनेंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो वही बात फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइम जा रहा है फालतू वीडियो में, तो आप एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है भी नहीं यहाँ। देखो फिर यहाँ पर फिर से है एक बात छोटी सी, इसको फिर से उसी कहानी को लपेट के दोबारा बता रहे हैं। तो लिखा है कि फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज़ ईजिली सीन दैट 1/4, आपने देखा 1/4 ऑफ रैंडम, देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इस तरह के, ये वाले रैंडम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, रैंडम में ही है रिजल्ट, रैंडम है। ठीक है, रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू द कैपिटल टी 1/2 लीड टू द कैपिटल टी स्मॉल टी 1/4 स्मॉल टी। तो ध्यान रखना जो 1/4 है वो ये है, 1/2 है कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 2/4 या 1/4 1/2 एक ही बात है।
तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। दो द F1 हैव ए जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी बट द फिनोटाइपिक कैरेक्टर सीन इज टॉल, इसका मतलब एक डोमिनेंट है। एट द F2 में जाओगे तो 3/4 जो है वो टॉल है और 1/4 जो है वो डॉर्फ है। ठीक है, एक्सटर्नली बाहर से आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन कैसा है, ये आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, मतलब हाइब्रिड टॉल है कि प्योर टॉल है, ध्यान रखना। And to distinguish between the plants with the genotypes capital T and capital T small t, hence within the genotypic pair capital T small t only one character capital T is expressed, यानी capital T functional allele है और it is said to be dominate over the small t, ये dominate करता है और dwarfness जो है वो आपकी recessive है। फिर इसी तरह लिखा है it is thus due to this dominance of the one character over the other that all the F1 allele are tall, all the F1 are tall and F2 में we will get the 1:2:1 ratio, in genotype ratio 1:2:1 और phenotype में 3:1 ratio। तो ये ज़्यादा बातें नहीं है, ठीक है, ऐसी है। फिर यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन ये दिखाई है एक कि ये a+b का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये तो ये सिंपल है, आपको दिख रहा होगा 1/2t स्क्वायर और a+b का होल स्क्वायर है तो आपको मिल गया a² + b² + 2ab यहाँ पे। तो इसका रोल मैं आपको बताऊं, इसका रोल जो है वो थोड़ा सा है आगे, जब मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन 2 जीन इनहेरिटेंस समझाऊंगा ना, तो वहाँ बताऊंगा उसका बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये a+b इंटू कर दिया तो वो आएगा। ठीक है, तो है नहीं कुछ ज़्यादा इसमें कहानी। फिर कह रहे कि मेंडल ने सेल्फ पोलिनेशन किया, F3 F4 जनरेशन्स भी बनाई और उसने कहा कि ड्वार्फ जो है वो होमोजाइगस होते हैं। बाद में उसने प्रूव कर लिया कि ये होमोजाइगस होते हैं तभी ड्वार्फ होते हैं। ठीक है, और जो कैपिटल टी है वो दो तरह के हो सकते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। ठीक है, तो अभी इसके बाद है हमारा एक पैराग्राफ और यहाँ हमारा जो बहुत अच्छा सवाल है वो है टेस्ट क्रॉस। तो इसको हम समझते हैं, समझने वाली चीज़ है ये, इसको समझते हैं फटाफट से। देखो बाबू, ऐसा है कि मान लो हमारे पास एक पेड़ खड़ा है और किसी ने कहा कि भाई ये जो है ये वाला टॉल है या फिर ये वाला टॉल है, ये दो बात है। तो हाउ वी केम टू नो दैट कि ये कौन से वाला टॉल है। ठीक है, तो इसके लिए हम कराते हैं टेस्ट क्रॉस। सिंपल शब्दों में समझो, इसके लिए कराते हैं टेस्ट क्रॉस। या फिर आप ऐसे समझ लो कि अगर हम ये करा रहे हैं कैपिटल टी क्रॉसेस विद स्मॉल टी एंड वी विल गेट कैपिटल T स्मॉल टी। अगर हम F1 में प्राप्त पौधे का क्रॉस उसके माता पिता से कराते हैं तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? इसे बैक क्रॉस कहते हैं। एंड इस बैक क्रॉस को देखो आप, इस बैक क्रॉस से आपको क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसेस विद दिस वी विल गेट कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। टू काइंड ऑफ प्लांट्स वी हैव, सॉरी वन काइंड ऑफ प्लांट वी हैव, दे ऑल आर टॉल। ये भी टॉल होंगे अगर ऐसे हुए तो, और ऐसे हुए तो ये भी टॉल होंगे। बट अगर आप देखो F1 का इसका क्रॉस अगर रिसेसिव पेरेंट से होता है देन वी विल गेट द कैपिटल T स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इन 1:1 रेशियो। इसका क्योंकि इसके देखो, इसके तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल टी, इसके बनेंगे दो कैपिटल T स्मॉल टी। तो यहाँ तो 100% चांस है कि गैमेट स्मॉल टी रहेगा, यहाँ दो बनते हैं 50-50%। तो यार ये बनाएंगे ये टाइप के प्लांट। अगर हमें रिसेसिव आ जाते हैं यहाँ पर, अगर रिसेसिव मिल गया और 1:1 रेशियो मिल गया तो ये प्लांट कैसा था? दैट मीन्स ये हाइब्रिड था। और ये किससे पता लगा? रिसेसिव से बैक क्रॉस कराने पे लगा पता, इससे लगाने पे तो पता नहीं लगा, इससे सारे टोल आ रहे हैं। तो एक ऐसा बैक क्रॉस जो कि F1 प्लांट्स का विद देयर रिसेसिव पेरेंट्स के साथ हो रहा हो और जिससे हमें पता लगता हो कि ये प्लांट हाइब्रिड था, क्योंकि वी विल गेट द रिसेसिव हियर ऑल्सो, तो ये कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस इन विच मेरे क्रॉस बिटवीन द F1 जनरेशन एंड देयर हाइब्रिड एंड देयर रिसेसिव पेरेंट्स and you will get the ratio 1:1, that means the plant is hybrid। ठीक है, तो ये है आपका टेस्ट क्रॉस, इसे आपने पढ़ा समझा और
मोनोहाइब्रिड का 1:1 रेशो आप याद कर लेना, समझ लोगे आप, अभी आगे समझोगे। एक बार पढ़ता हूँ फटाफट से, देखो। From the preceding paragraphs, it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of the dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. Genotypic composition को जानना बहुत ही असंभव है. And that is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has capital T small t, composition cannot be predicted. आप बता नहीं सकते कि कौन सा होगा. Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with their dwarf plant. देखो, Mendel crossed the tall plant from F2 to the dwarf plant. This is called test cross. In a typical test cross, an organism, pea plant here, showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined, is crossed with the recessive parents instead ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग. सेल्फ नहीं कराएंगे, उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे एंड वी विल गेट 1:1 रेशो लाइक दिस. ये पूछा है किताब में कि ये पर्पल फ्लावर है, ये ऐसा होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है. तो अगर इधर देखोगे तो रिसेसिव से क्रॉस कराने पे तो आएगा 1:1 रेशो, और यहाँ कराओगे तो सारे पर्पल हैं, सारे वॉयलेट हैं, तो यहाँ रेशो नहीं आएगा. तो अगर ये है आपका टेस्ट क्रॉस, दिस वन रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना, ये है आपका टेस्ट क्रॉस. क्या है बाबू? टेस्ट क्रॉस. ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस. इसके सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, ध्यान से पढ़ना, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना. अगर उस लैंग्वेज में आपको पढ़ते हुए कहीं दिखा, मैं सवाल कराऊंगा इसके अच्छे, अगर आपको सवाल पढ़ते टाइम कहीं लग गया ऐसा कि ऐसा फील हो गया कि ओह अच्छा ऐसा लिखा है कि टॉल का इसका क्रॉस रिसेसिव से हो रहा है, तो आप करना भी मत उस सवाल को, सीधा देखना ऑप्शन में 1:1 कहाँ है. चाहे लिखा होगा 50-50 ऐसे लिखा होगा तो 1:1 है, तो लगा देना निशान फटाक से. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो यहीं तक रहेगी, थोड़ा थ्योरी होगी ज़्यादा, सॉरी. और उसके बाद की वीडियो थोड़ी लंबी रखूँगा और उसमें चीज़ें कंसेप्ट वाली जो है समझाऊँगा. होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपने यहाँ तक देखी है तो, क्योंकि आप देख नहीं रहे मुझे पता है. And it's a heartfelt request to you, please subscribe the channel and share to your friends. और बाद में रिग्रेट होगा अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो, अगर कोई यहाँ देख रहा है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करके जाना अगर देख ली तो. और नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलने वाली है आपको, लगातार मिलेगी, पेपर से पहले, बहुत पहले, 10-20 दिन 25 दिन पहले कोर्स ख़त्म हो जाएगा. और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा. थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए. टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.